इस कहानी में पुनर्जन्म के बाद मुख्य किरदार एमसी को एक अनोखी शक्ति मिलती है। जो कुछ भी वो कल्पना करता है वो हकीकत बन जाता है। अगर उसके शरीर पर कोई घाव है तो उसे बस ये कल्पना करनी होती है कि वो घाव ठीक हो गया है और सच में वो भर जाता है। अगर उसे एक परफेक्ट शरीर चाहिए तो उसे कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस कल्पना करनी है। अगर उसे किसी भी प्रकार का जादू इस्तेमाल करना है तो उसे बस खुद को वो जादू करते हुए कल्पना करनी है। वो किसी भी हथियार या आर्टिफैक्ट को केवल सोचकर बुला सकता है। लेकिन शुरुआत में उसके नतीजे परफेक्ट नहीं होते। इतनी तगड़ी शक्ति को भी लेवल अप करना पड़ता है। खुशकिस्मती से वो एक मैजिक अकेडमी के छात्र के शरीर में पुनर्जन्म लेता है, जिससे उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह सीखने और नियंत्रित करने का काफी समय मिल जाता है। वो ये सब इसलिए करना चाहता है ताकि जिन लोगों ने उसे धोखा देकर उसकी मौत करवाई थी, उनसे बदला ले सके। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब अचानक दुनिया भर में रहस्यमयी डंजन्स के गेट्स खुल गए और उन डंजन से राक्षसों की भीड़ निकलने लगी। मानवता उन राक्षसों के सामने बेबस थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जादुई शक्तियां जागृत की थीं और वही इन राक्षसों का मुकाबला कर सकते थे। इनमें सबसे ताकतवर समूह को गोल्डन सीकर्स कहा जाता था। इस टीम में 5 दिग्गज थे: इंगॉल्फ फैंडिट्स, क्लॉडिया बोर्जू, नाथानियल कैविल, इवाकोहा हिदेकी और लेरुकी। ये पांचों मिलकर दुनिया की रक्षा करते थे, पर हर बार उनका इरादा जनता की भलाई के लिए नहीं होता था। एक दिन एक आम नागरिक पर एक विशाल ओगर हमला करने वाला होता है। इंगॉल्फ क्लॉडिया से कहता है कि जाकर उस आदमी की मदद करो, पर क्लॉडिया उसे अनदेखा कर देती है। तभी एक जबरदस्त किक राक्षस के चेहरे पर पड़ती है। वो किक मारने वाला था गोल्डन सीकर्स का लीडर मिसातो कियो। मिसातो मुस्कुराते हुए कहता है, बाकी सारे राक्षसों का काम मैं खत्म कर दूंगा। वो उछलकर राक्षसों की भीड़ में कूद जाता है, हाथ में एक विशाल ऊर्जा विस्फोट चार्ज करता है और उस ऊर्जा से सैकड़ों राक्षसों को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। बाकी साथी सिर्फ देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेले पूरी सेना को मिटा देता है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि मिसातो के पास टाइम मैजिक है, जिससे वो भविष्य देख सकता है। वो जानता है कि दुश्मन अगला कदम क्या उठाएगा। अब वो इंसान से कहीं आगे की चीज बन चुका था। कुछ ही मिनटों में सभी राक्षसों को मार गिराकर वो आखिरी राक्षस के सामने पहुंचता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब बस एक काम बाकी है, गेट को सील करना, ताकि और राक्षस ना निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो गेट सील करता है, एक विस्फोट उसे अंदर की ओर उड़ा देता है और वो खुद अपने ही सील के अंदर फंस जाता है। उसकी पांचों टीम के साथी बाहर खड़े ये सब देखते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मिसातो स्तब्ध होकर पूछता है, क्या तुम सब इसमें शामिल थे? ऐसा क्यों किया तुमने? और जवाब साफ था, क्योंकि मिसातो की दूसरों की रक्षा करने की चाह हमेशा टीम को खतरे में डाल देती थी। वो लेवल 100 का टाइम मेज बन चुका था, जबकि बाकी सिर्फ पैसा और ताकत चाहते थे। अब वो थक चुके थे और उन्होंने तय कर लिया कि मिसातो को हटाना होगा, ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सकें। हंसते हुए वो सब उसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। मिसातो मोहर पर घूंसे मारते हुए चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके अपने साथी उसे धोखा दे देंगे, जबकि उसने हमेशा उनकी और दुनिया की रक्षा की थी। तभी डंजन के अंदर के राक्षस उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लड़ने की कोशिश करता है, पर सामने राक्षसों की अंतहीन दीवार होती है। वो भविष्य देखने की शक्ति से हर प्रकार के संभावित रास्ते देखता है, पर हर एक अंत उसकी मौत पर ही खत्म होता है। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। अगर मरना ही है तो मैं आखिरी सांस तक गड़ूंगा। वो सुनहरी मुट्ठी से सैकड़ों राक्षसों को मार गिराता है, पर हजारों अब भी आगे बढ़ते रहते हैं। घुटनों पर गिरा मिसातो महसूस करता है कि अब मौत से बचना नामुमकिन है, लेकिन मरने से पहले वो एक आखिरी काम करता है। अपनी टाइम मैजिक को सक्रिय कर देता है, ताकि वो पुनर्जन्म लेकर और ताकतवर बन सके। वो कसम खाता है कि इस बार वो सबका बदला लेगा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में लिपट जाता है और फिर सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। जब मिसातो दोबारा आंखें खोलता है, वो खुद को एक युवा शरीर में एक अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। आईने में देखता है, चेहरा अलग है, बाल छोटे हैं, तो पुनर्जन्म काम कर गया। बगल की मेज पर रखे स्टूडेंट आईडी कार्ड पर लिखा होता है असायोस्की, और उस पर दर्ज है एट्रीब्यूट वॉइड लेवल 1। ये देखकर मिसातो हंसने लगता है। अपने पिछले जीवन में वो टाइम मैजिक का सबसे ताकतवर योद्धा था, पर जितना वो आगे बढ़ा उसने महसूस किया कि टाइम मैजिक की भी एक सीमा है। लेकिन वॉइड एट्रीब्यूट, वो तो ऐसा रहस्य है जिसकी गहराई किसी ने नहीं देखी, और अब यही शक्ति उसके पास है। मिसातो मुस्कुराते हुए बुदबुदाता है, अब असली गेम शुरू होगा। ये भी शायद यही वजह थी कि वो लड़का अभी तक लेवल 1 पर ही था। उसे शायद कई बार नो एट्रीब्यूट यानी बिना शक्ति वाला कहकर मजाक उड़ाया गया होगा,
जबकि असल में उसके अंदर सबसे ताकतवर शक्ति वॉइड छिपी हुई थी। अब जब मिसातो को स्थिति समझ में आ गई तो वो उस लड़के से जिसकी आत्मा अब जा चुकी है एक वादा करता है। वो उसकी पहचान को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर एडवेंचरर के रूप में स्थापित करेगा। अपनी भविष्य दृष्टि की शक्ति की वजह से मिसातो को पता है कि वॉइड एट्रीब्यूट को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और इसी ताकत के जरिए वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। जैसे ही वो इस कमजोर लेवल 1 शरीर को असली ताकत में बदल देगा, वो उन गद्दारों को ऐसा पछतावा दिलाएगा कि उन्होंने उसे धोखा देकर उसकी जान ली थी। बदला लेने के लिए मिसातो को पहले इस शरीर को लेवल 1 से ऊपर उठाना होगा। पिछले जीवन में वो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब वो सिर्फ एक किशोर है। वॉइड एट्रीब्यूट अपने नाम की तरह निहिल यानी शून्य के नियंत्रण से जुड़ा हुआ जादू है। ये शक्ति उपयोगकर्ता को अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की अनुमति देती है। हर कोई कल्पना कर सकता है, लेकिन कल्पना को हकीकत में बदलना असली कठिनाई है। भाग्य से जिस शरीर में अब मिसातो है वो बुरी तरह घायल है। इसका मतलब है कि वो अपनी नई शक्ति का अभ्यास खुद पर ही कर सकता है। उसे बस अपनी चोट ठीक होने की कल्पना करनी है, अपने दिमाग में ये सोचना है कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो ध्यान केंद्रित करता है, हर एक सेल को जादू की मदद से पुनः स्थापित होते हुए महसूस करता है। धीरे धीरे जब वो अपने हाथ पर जादू लागू करता है तो उसका बड़ा नीला निशान अपने आप मिटने लगता है। अभी ये जादू की शुरुआती अवस्था है, इसलिए गति धीमी है और अंदरूनी चोटें पूरी तरह नहीं भरीं, लेकिन ये शुरुआत बहुत उम्मीद जगा रही है। अगर वो इसी तरह अपने जख्मों को भरता रहेगा तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। साथ ही उसकी ये क्षमता कल्पना को वास्तविकता में बदलने की और निखरती जाएगी। लेवल बढ़ने के साथ साथ वो और भी जटिल चीज़ों को वास्तविकता में बदल पाएगा। धीरे धीरे वो कई तरह के जादू बना सकेगा, यहाँ तक कि एक दिन वो जो भी अपने दिमाग में तस्वीर बनाएगा उसे पूरी तरह हकीकत में बदल सकेगा। जैसे ही वो अपनी संभावनाओं के बारे में सोच रहा होता है, तभी डॉक्टर कमरे में घुसता है और हैरान हो जाता है कि वो जाग गया है। मिसातो उठने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर उसे बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत गंभीर रूप से घायल था एक राक्षस के हमले में। ये पहली बार था जब मिसातो को पता चला कि इस शरीर के पिछले मालिक के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर कहता है कि उसका जीवित बचना एक चमत्कार है और शायद ये सब सेंट्स की आशीर्वाद की वजह से हुआ है। सेंट्स, ये शब्द मिसातो पहली बार सुनता है, पर डॉक्टर के लिए नॉर्मल बात है। वो बताता है कि ये पेंटागन सेंट्स की सेंट है। मिसातो कुछ नहीं जानता तो डॉक्टर मान लेता है कि वो गंभीर चोटों के कारण अपनी याददाश्त खो बैठा है। वो डॉक्टर अपनी जांच पूरी करता है और चला जाता है, लेकिन मिसातो के दिमाग में पेंटागन सेंट्स नाम घूमता रहता है। शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में दुनिया पर कब्जा कर लिया है। अब उसे समझना होगा कि इन 20 वर्षों में दुनिया में क्या बदलाव आए हैं। वो टेबल से रिमोट उठाकर टीवी ऑन करता है और संयोग से चैनल पर 20 साल पहले की एस क्लास डंजन आपदा पर एक विशेष रिपोर्ट चल रही होती है। ये वही घटना थी जब उसे धोखा दिया गया था। वो ध्यान से सुनने लगता है। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि इस आपदा का कारण था गोल्डन सीकर्स का लीडर मिसातो कियोरो। मिसातो झटके से उठ खड़ा होता है। टीवी स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा दिखाई देता है। वो हैरान है, ये क्या बकवास है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि मिसातो ने आपदा की भविष्यवाणी कर ली थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, बल्कि वो इस तबाही का फायदा उठाकर दुनिया पर राज करने की योजना बना रहा था। इसे रोकने के लिए गोल्डन सीकर्स के बाकी सदस्यों ने उसे हराया और फिर पेंटागन सेंट्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहा गया कि उन्होंने डंजन को सील कर दुनिया को बचाया। ये झूठ अब पूरी दुनिया में सत्य के रूप में जाना जाता है। अब वही लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया दुनिया के नायक कहलाते हैं। मिसातो टीवी बंद करके खिड़की से बाहर देखता है। पहले सदमा, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे पागल हंसी में बदल जाता है। तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मेरी इज्जत भी छीन ली, वो बुदबुदाता है। अब मैं उन्हें एक एक करके नर्क में भेजूंगा। लेकिन वो खुद को शांत करता है। अभी वो बहुत कमज़ोर है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। पहले उसे ये जानना होगा कि वो कहाँ है और कैसे पहुंचा जाए। वो लड़के का फ़ोन उठाता है और देखता है कि वो टोक्यो एडवेंचर ट्रेनिंग अकेडमी का स्टूडेंट है और ये अकेडमी चलाता है पेंटागन सेंट्स में से एक इवाको हिदेई। मिसातो मुस्कुराता है, तो मेरा पहला निशाना खुद मेरे सामने है। इवाको बहुत चालाक है। वो इतनी आसानी से अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा और मिसातो का लेवल अभी बहुत छोटा है। फिलहाल उसे मजबूत बनना होगा। कुछ हफ्ते गुजरते हैं। मिसातो पूरी तरह ठीक हो जाता है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तैयारी करता है। डॉक्टर उसकी तेज रिकवरी देखकर दंग रह जाता है। वो फिर से कहता है कि ये सेंट्स का आशीर्वाद होगा, लेकिन मिसातो उसे बीच में ही रोक देता है। ये सब मेरी अपनी शक्ति की वजह से है। इतना कहकर वो डॉक्टर को अलविदा कहता है और बाहर निकल जाता है। अब उसकी योजना की असली शुरुआत होने वाली है। इस समय तक उसका लेवल 27 तक पहुंच चुका है। अब वो अपनी नई शक्तियों को पहले डंजन में जाकर परखेगा
अस्पताल से निकलते वक्त डॉक्टर ने बताया था कि क्यूसुके, जिसके शरीर में वो है, उसके परिवार की मौत एक हादसे में हो गई थी। क्यूसुके के लिए ये दुखद है, पर मिसातो के लिए ये फायदा है। अब कोई नहीं जो उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाए। वो सीधे पास के डंजन गेट की ओर निकल जाता है। उसे जल्द से जल्द लेवल बढ़ाना है। गेट पर सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेता है। तुम्हारा लेवल 27 है और ये डंजन लेवल 30 वालों के लिए है। मिसातो शांत स्वर में अपना स्टूडेंट आईडी दिखाता है। गार्ड उसे रोकना चाहता है, कहता है कि अकेले जाना आत्महत्या है, पर मिसातो जानता है कि टोक्यो एडवेंचर ट्रेनिंग अकेडमी के छात्रों को विशेष अनुमति प्राप्त है। वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है और गार्ड के पास कोई विकल्प नहीं बचता। जब वो आगे बढ़ता है, पीछे से कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के आवाज लगाते हैं, गार्ड बस तेरी चिंता कर रहा था, दिल पे मत लेना नए लड़के। आखिरकार वो सिर्फ एक कमजोर छात्र है जो अभी तक अकादमी से पास भी नहीं हुआ, तो उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। मिसाडो उन्हें केवल एक नज़र देता है, फिर पीछे मुड़कर गार्ड से पूछता है कि उसे कहाँ साइन करना है। वो अपना दस्तखत कर देता है और पुष्टि होने के बाद बिना और दिक्कत के भीतर जाने के लिए दंगलन यानी दंजियन में प्रवेश कर जाता है। गार्ड हमारे एमसी के जाते हुए को देखता है और फिर पहले जो बच्चे थे उन्हें बुलाकर कहता है कि वे डंजियन में जाएं और मिसाडो का पीछा करें। वो इस बात पर हैरान है कि किसी बच्चे को बिना सुरक्षा के अंदर जाने देना तो मूलतः आत्मघात जैसा है। पहले तो वे गार्ड से बहस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी गर्दन जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं जिसे वे मुश्किल से जानते ही हों। लेकिन उनके बीच का नेता अपने दोस्तों को बड़ी शिकायत करने से रोक देता है। दिन के अंत में यह उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर कोई भी उन्हें डंजियन के अंदर नहीं देख रहा होगा तो वे वहां जाकर जो चाहे कर सकते हैं, भले वहां कुछ भयंकर हो जाए तो भी कोई समस्या या नतीजा नहीं होगा। उसके दोस्त तुरंत समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है और वे खुशी खुशी मिसाडो का पीछा करने के लिए डंजियन में भागते हैं। अब वे उसे उस हाल में लाकर चुकता कर सकते हैं, इतनी झुंझुलाहट के लिए कि उसने खुद ही उस डंजियन जैसे स्तर से ऊपर की चुनौती लेने की कोशिश की थी। गार्ड उन्हें बिल्कुल चैतन्य रूप से भेजता है, बिना उनकी वास्तविक मंशा जाने। ये उनकी पहली बार की बात नहीं है। वे लोगों को मार देते हैं जो डंजियन में अकेले जाते हैं और फिर उसे मॉन्स्टर का काम बता देते हैं। इस तरह वे आसानी से मोटा पैसा कमा लेते हैं और कोई भी नहीं जान पाता। ये सोचकर वे मिसाडो का पीछा करते रहते हैं, लेकिन 10 मिनट दौड़ने के बाद भी वे अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। डंजियन सीधा रास्ता है, इसलिए उसे खोना असंभव था और इस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो इतनी दूर कैसे पहुंच गया। अंततः वे उसे पकड़ ही लेते हैं और देखते हैं कि वो मॉन्स्टर की दीवार से घिरा हुआ है। पहले तो वे सोचते हैं कि शायद उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मॉन्स्टर खुद ही उसका काम निपटा देंगे, लेकिन मिसाडो उन्हें गलत साबित कर देता है। वो आग की जादूगरी को हवा की जादूगरी के साथ मिलाकर सेकंडों में सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वे हैरान होते हैं कि उसने एक साथ इतने डी रैंक मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया, पर वे ज्यादा रुचि मॉन्स्टर से निकले विशाल लूट ड्रॉप्स में रखते हैं। अगर वे उस लूट को बेच दें तो कम से कम 6 महीने आराम से जी सकते हैं। मिसाडो की पीठ अभी भी उनके सामने मुड़ी हुई है, तो वे सोचते हैं कि उसने अभी तक उन्हें नोटिस नहीं किया। अब ये उन पर हमला करने और दुर्लभ लूट छीन लेने का सही समय है। तीनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। तब एक साथ वे उस पर अपनी जादूगरी छोड़ते हैं। मिसाडो आखिरकार मुड़कर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देता है और बिना एक सेकंड बर्बाद किए उनके सभी हमलों को कुशलता से चकमा देता है। वो अपने पिछले जीवन से इन तरह की बातों का आदी है। चाहे जो भी युग हो, हमेशा ऐसे कमीने होते हैं जो किसी और की चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं। चूंकि उसने उनके सभी दूरस्थ हमलों को टाल दिया, इसलिए उनमें से एक पास आकर आग की गेंद चार्ज करके मिसाडो को जादुई रूप से सशक्त मुक्का मारने की कोशिश करता है। मिसाडो तेज है, हालांकि, और अपने मुट्ठी में बर्फ भरकर हमलावर को सीने में मुक्का मारता है और उसे उसके दोस्तों के पास उछलते हुए पीछे भेज देता है। गुंडे को 1 सेकंड में बेहोश कर दिया जाता है और पीठ पर सड़ा छोड़ दिया जाता है, जबकि मिसाडो बाकी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जो अब डर से थर-थर कांप रहे हैं। इस नए जीवन में वो पहले जितना दयालु नहीं रहेगा। वो किसी भी व्यक्ति को जो उसके रास्ते में आता है कुचल देने की योजना बनाता है और फिर बिना हिचकिचाहट के उन्हें अपने अगले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा। अब से जो कुछ भी वो करेगा वो सब उसकी बदला लेने की खातिर होगा। गुंडों के निपटने के बाद मिसाडो बिना किसी चोट के डंजियन से निकल जाता है, लेकिन उन लड़कों के गायब होने से अकेडमी का एक शिक्षक आकर जांच करने आता है। वो आदमी इवाको का अधीनस्थ है, योइची, और उसे खबर मिली थी कि उसका एक छात्र ने अकेला डंजियन में प्रवेश किया था। संघर्षकर्ता छात्र की जगह उसे 3 नौसिखिया शिकारी साहसिक एडवेंचर्स जमीन पर मृत मिले, पर डंजियन में क्या हुआ इसकी कोई सुराग नहीं थी। मिसाडो के पास वापस आकर वो अपने नए स्टैट्स को देखता है जो उसने डंजियन पूरा करके पाया है। डी रैंक डंजियन क्लियर करने के कारण वो लेवल अप हुआ और साथ ही उसने अपनी वॉइड मैजिक का भी परीक्षण किया।
अब उसने एक नया स्पेल पाया है जिसका नाम है इन्फो ऑब्सक्योरिटी, जो उसे न केवल उसका लेवल छिपाने की क्षमता देता है बल्कि उसके डंजन एंट्री रिकॉर्ड्स को मिटाने की भी ताकत देता है। इसके कारण वो डी रैंक डंजन से किसी भी निशान को मिटा सकता है जो उससे वापस जुड़ सकता था। अब जबकि वो इससे आगे बढ़ चुका है तो कल अकेडमी में उसका पहला दिन है और उसे उसकी तैयारी करनी है। वो कियोसुके के फ़ोन को देखता है और कुछ अनपढ़ मैसेज देखता है, लोग जो स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहे हैं और हिंसा के जरिए उससे पैसे वसूल रहे हैं। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कियोसुके ने क्या झेला और वो किस बुरी हालत में था। अगले दिन वो स्कूल जाता है और जैसे ही वो फ्रंट गेट से अंदर चलता है एक प्यारी लड़की उसका स्वागत करती है जो उसे जानती लगती है। ये उसकी सहपाठी असाही करिन है और वो भागकर उसे पूछती है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो कैसा है। ऐसा लगता है कि कियोसुके की परेशानियों के बावजूद लोग उसकी चिंता कर रहे थे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि कुछ बुलियों का समूह आता है और कियोसुके से सामना करता है। वे उसे बिना एट्रीब्यूट वाला बताते हुए चिढ़ाते हैं और वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो मुश्किल से मौत से बचकर निकला था। ये सबसे संभवतः वही लोग हैं जो रात में उसे धमकी भरे संदेश भेज रहे थे। मुख्य बदमाश उनके पास आता है और कियोसुके से पैसे मांगता है। हमेशा कहता है कि उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा और ये साफ है कि ये झगड़े में बदलने वाला है। करन उसकी तरफ आकर बुलियों को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें याद दिलाती है कि कियोसुके अभी अभी अस्पताल से छुट्टा आया है। हालांकि वो उसके लिए बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके कांपते हाथ स्पष्ट दिखाते हैं कि वो डरी हुई है। हमारा एमसी ये देखता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे आश्वस्त करता है कि वो ठीक रहेगा। बुलियां उसे हंसते हैं, सोचते हैं कि वो लड़की के सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहा है। चूंकि वो इतना दिखावा कर रहा है तो बुलियां और भी खुश होकर उसे उसकी जगह याद दिलाने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए उन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि मिसाडो के बाद से पदाक्रम बदल गया है। उसने उस लड़के से वादा किया था जिसका शरीर उसने अपने कब्जे में लिया था कि वो उसका नाम दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली साहसिक के रूप में रोशन करेगा और मिसाडो खुद को वचन पालक समझता है। वो पहले बदमाश से चुनौती देता है और ये बेहद असरदार साबित होता है। वो मिसाडो की दिशा में एक जादू फेंकता है। अकेडमी के बाहर जादू प्रयोग करना नियमों के खिलाफ है पर ऐसा लगता है कि बुलियों को अब फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दिखाना था कि मिसाडो ने अपनी जगह पार कर ली है जबकि उनके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है। वो उस पर एक आग की गेंद फेंकता है और मिसाडो उसे उसी में वापस कर देता है, एक और भी बड़ी अग्नि के रूप में। दोनों हमले टकराते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है। जबकि बुलियां हैरान होती हैं कि कियोसुके ने कभी आग की गेंद का उपयोग कैसे सीख लिया। मिसाडो कमजोर हमलों से मुश्किल से प्रभावित होता है और बदमाश अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहता है कि खड़े होकर एनपीसीज की तरह क्यों बैठे हो, कुछ करो। वे दोनों हवा और पानी के हमले मिसाडो की ओर ले छोड़ते हैं पर ठीक उनके बॉस की तरह ही मिसाडो भी दोनों हमलों को समान या बड़े पैमाने पर पलट देता है। वे मुश्किल से यकीन कर पाते हैं कि जो इंसान कुछ समय पहले बिना एट्रीब्यूट था अब एक साथ कई एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर रहा है। ये एक शक्ति है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था। पर यह बस शुरुआत है। मिसाडो ने अभी तक सिर्फ उनके अपने पावर का इस्तेमाल करके उनके हमलों को शून्य किया था पर अब उसकी बारी है हमलावर बनने की। वो अपने पीछे एक विशाल आग की गेंद चार्ज करता है ताकि उन्हें डरा सके और उसकी विशालता के कारण वे डर के मारे भाग खड़े होते हैं। जब वो उनके पास कदम बढ़ाता है तो मिसाडो सबसे नजदीक उस बच्चे को पकड़ लेता है जो भागते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने कियोसुके की मदद उस समय की थी जब उसे जरूरत थी। बिना उसका जवाब सुने ही वो लड़के का चेहरा पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और अपनी मुट्ठी में एक विशाल आग की गेंद चार्ज करता है। उसे पता है कि ऐसे लोगों से सुनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे हमेशा वही बातें कहते हैं, तो इसलिए चाहे वे कुछ भी बकवास कर लें वो मिसाडो की मुट्ठी को उसके चेहरे में मारने से नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ ही वो लड़के पर एक विशाल प्रहार कर देता है, उसे पीछे उछालकर अकेडमी के प्रांगण में बेहोश छोड़ देता है। करिन मुश्किल से मानती है कि ये वही कियोसुके है जो पहले था पर यह स्पष्ट है कि उसमें कुछ बदल गया है। अब कियोसुके ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसे कोई भी तंग करेगा, वो सबसे शक्तिशाली साहसिक बनने की राह पर चलना शुरू कर देगा। अब जबकि उन्होंने मिसाडो की सच्ची शक्ति देख ली है तो बदमाश जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाकर भागते हैं। वे अपना घायल दोस्त उठाकर आहिस्ता आहिस्ता यहीं से निकल लेते हैं। अभी भी शक्तिशाली कियोसुके से परनाचले थी। जबकि मिसाडो सारी बातों के बाद निराशा में सांस छोड़ता है। बदमाश उतने बड़े नहीं निकले जितना वे लगते थे। वो करण के साथ स्कूल के अंदर चलता है और साफ है कि सारे छात्र प्रांगण में जो हुआ उसे देखकर उसे घूर रहे हैं और फुसफुसा रहे हैं। जब वो गुजरता है मिसाडो सीढ़ियों की ओर देखता है और सोचता है कि क्या उसने ज़्यादा दिखावा कर दिया। जैसे ही वो करण के साथ चलता है कोई भीड़ से कटकर उसके पास आकर उससे मिलने की कोशिश करता है। वो योइत्सु दाए है और वो कियोसुके के पास कुछ सवाल लेकर आता है पढ़ाई से पहले। कियोसुके को नहीं पता कि यह आदमी कौन है पर एक सीनियर लगता है, उससे निपटना एक झंझट होगा और वो वार्तालाप के निमंत्रण को टालने का फैसला करता है। वो मुड़कर बताता है कि अब क्लास शुरू होने वाली है इसलिए वह बात नहीं कर सकते पर योइची से नहीं मानने वाला। वो खुद को बाइटिंग द कैट का लीडर परिचित कराता है जो प्रिंसिपल इवाकुले स्कूल के लिए बनाया था। ये बात कियोसुके का ध्यान तुरंत खींच लेती है और उसका हाथ कुछ पलों के लिए रुक जाता है जब वो दरवाज़ा खोल नहीं वाला था।
योइची ये देखकर क्योसुके का ध्यान पाया हुआ महसूस कर फिर से पूछता है कि क्या क्योसुके वही है जिसने डी रैंक डंजियन में पाए गए एडवेंचरर्स को हराया था। आरएमसी फालतू की बानी बनाता है, पर भीतर ही भीतर वो सोचता है कि उसने जो विशेष रूप से छिपा रखा था वो जानकारी बाहर कैसे आ गई। योइची कहता है कि उसने स्टाफ से सुना कि उसका एक छात्र डंजियन में गया था और उसने जांच करने अंदर जाकर उन कुख्यात अपराधियों के शव पाए जो नौसिखियों का शिकार करते थे। ऊपर से ठीक 10 मिनट पहले क्योसुके ने कई एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके अपने सहपाठियों से लड़ाई की थी। जबकि ये सब सच है, योइची के तरीके से जो सबूत उसने पेश किए हैं उससे लगता है कि वो हमारे एमसी की जादू की विशिष्टताओं को नहीं समझता और उसके पास ये प्रमाणित करने के लिए भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि वही था जिसने उन नौसिखिए एडवेंचरर्स को हराया। योइची और आक्रामक हो जाता है और क्योसुके को जोर देकर बताने का आदेश देता है कि उसने क्या किया, पर हमारा एमसी शांत रहता है और कहता है कि आज सुबह उसने सिर्फ आत्मसुरक्षा में काम किया, इसलिए वो पूरी तरह नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ। फिर वो अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक स्टूडेंट आईडी कार्ड निकालता है जिसे उसने बदलकर फेक लेवल दिखाने के लिए बनाया था। आईडी कार्ड पर लिखा है कि वो केवल लेवल 1 है, जिससे वो संभवतः इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि उसने जो किए गए हैं वे सब कर सके। ऊपर से उसके पास वॉइड एट्रीब्यूट भी है, जो कि अच्छी तरह जाना जाता है कि एक बेकार एट्रीब्यूट है, ऐसा मानो तुम्हारे पास जादू ही नहीं है। क्योसुके का पास एक कोई नहीं होना और योइची का उसका समय बर्बाद करना उसे गुस्सा दिलाता है। वो मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसे बेवजह बुलाकर गलत करने के लिए माफी चाहता हूँ। निकलते हुए वो चेतावनी देता है कि क्योसुके को संदिग्ध व्यवहार से बचना चाहिए ताकि वो अपने सीनियर्स के लिए मुसीबत न बना दे। क्योसुके सीनियर के जाने को मुस्कुराहट के साथ देखता है, ऐसा लगता है कि उसने कोई ऐसा सीनियर खोज लिया है जो उसके भविष्य की योजनाओं के लिए लाभदायक होगा। अगर वो योइची को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो वो सीनियर इवाको के पास जा सकता है बिना प्रिंसिपल को सतर्क किए हुए। अगली चीज जो उसे करनी है वो है योइची को अपना प्यादा बनाने का तरीका ढूंढना। यही वो सही समय है जब वो लंबे समय से बना रहा एक प्रयोगात्मक स्पेल आजमाने की सोचता है। इसी बीच योइची प्रिंसिपल इवाको से मिलने जाता है ताकि डी रैंक डंजन में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट दे सके। इवाको बिना कुछ कहे सब ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे याद दिलाते हैं कि उसके लिए गलती करना बहुत असामान्य है। वो अपने अधीनस्थ को कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि उसे ये सोच समझ कर तय करना चाहिए कि किससे इस्तेमाल करना है। योइची अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और झुककर सिर नीचे करता है, वादा करता है कि वो जल्द से जल्द स्थिति को शांत कर देगा। इवाको उसके पास आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अगर ये बात फैल गई कि वो ऐसे एडवेंचरर्स के साथ काम करता है जो नए खिलाड़ियों का शिकार करते हैं, तो उसका असर प्रिंसिपल पर भी पड़ेगा, जो कि एक पेंटाग्राम सेंट है। फिर वो योइची का चेहरा पकड़ते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ऐसी गलती फिर दोहराई तो उसे बिना हिचकिचाए बाहर फेंक दिया जाएगा। योइची सिर झुकाकर कहता है कि वो समझ गया है। बाहर से वो शांत और विनम्र दिखता है, लेकिन भीतर से वो इस बूढ़े आदमी पर गुस्से से जल रहा है। अगर वो उसे पता होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे तो वो उन नोविस शिकारियों से और ज्यादा हशमनी निकलवा लेता। अब जबकि मुख्य बातें हो चुकी हैं, इवाको अब भी योइची की कहानी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। योइची के रिपोर्ट के मुताबिक जिसने ये सब किया वो कम से कम तीसरे साल का छात्र होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार हाल में कोई तीसरे साल का छात्र डंजन में गया ही नहीं। इवाको को शक है कि असल में कोई मॉन्स्टर ही उस ग्रुप को खत्म कर गया और अब योइची बस झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें यह मानना ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि योइची बस अपनी गलती छुपा रहा है, बजाय इसके कि कोई छात्र अकेले इतने ताकतवर एडवेंचरर्स को हरा सके। लेकिन अगर वो गलत हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत असामान्य हुआ है। योइची को अचानक वो छात्र याद आता है जिसके पास वॉइड एट्रीब्यूट था। वो पूछता है कि क्या हो सकता है कि इस घटना में किसी यूनिक एट्रीब्यूट का हाथ हो। इवाको कहते हैं कि संभव तो है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए वो बात को नजरअंदाज कर देते हैं। योइची अब वो सब सुन चुका है जो उसे सुनना था। वो कहता है कि इस मामले की जड़ तक पहुंचने और इसे खत्म करने की जिम्मेदारी वो खुद लेगा और उसे पता है कि उसे क्योस्के से शुरुआत करनी होगी। अगले दिन छात्रों का एक ग्रुप ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक डंजन में जाता है। वे सब मिलकर मॉन्स्टर्स पर जादू करते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर निकलते हैं और छात्रों पर हमला कर देते हैं। सभी घबराकर भागने लगते हैं। तभी योइची आगे बढ़ता है और अपनी शक्तिशाली मैजिक से मॉन्स्टर को पीछे से मार गिराता है। वो शांत स्वर में छात्रों से कहता है कि घबराओ मत, फॉर्मेशन मत तोड़ो। छात्र उसकी तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि यही वजह है कि प्रिंसिपल इवाकू ने उसे बाइटिंग द कैट ग्रुप का लीडर बनाया है। जब सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके होते हैं तो योइची बाकी काम छात्रों को सौंपकर अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ता है। वो अपनी जेब से एक आभूषण निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है, जो क्योस्के का लोकेशन दिखाता है।
जंजीरें कुछ देर चमकती हैं और फिर एक दिशा में इशारा करती हैं, डंजन के अंदर, बाकी छात्रों से बहुत दूर। यूइची मुस्कुराता है, उसे पक्का यकीन हो जाता है कि क्योस्के पर कुछ रहस्यमयी बात जरूर है। ये तो उसके लिए और भी आसान है, क्योंकि अगर कोई छात्र ग्रुप से भटककर मर भी जाए तो किसी को शक नहीं होगा। वो सबको यही कहेगा कि उसे क्योस्के पहले से मरा हुआ मिला। आखिरकार डंजन में ऐसी दुर्घटनाएं आम बात है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे जमीन पर मॉन्स्टर की लाशें दिखने लगती हैं, जिन्हें एक ही वार से आग से मारा गया है। अब योइची को शक होने लगता है कि शायद उन छात्रों की बात पूरी तरह झूठ नहीं थी, लेकिन ये शक्ति भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो सोचता है, इतनी ताकत तो इवाको जैसे ड्रॉप आउट सेंट भी दिखा सकते हैं। फिर भी वो मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन वो इवाको से भी आगे बढ़कर खुद पेंटाग्राम सेंट बनेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन तब तक उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके किसी भी काले काम का पता किसी को न लगे, खासकर उसके नोविस हंटर ग्रुप से जुड़ाव का। और क्योस्के अब उसके रास्ते का कांटा बन चुका है, इसलिए वो तय करता है कि इस छात्र को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही वो डंजन के एक डेड एंड पर पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि उसका टारगेट यहीं कहीं है। वो एक कमरे के कोने में मुड़ता है और देखता है कि क्योस्के आराम से मॉन्स्टर्स की लाशों के ढेर पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही योइची अंदर आता है, क्योस्के मुस्कुराकर कहता है, काफी देर लगा दी आने में। योइची की आंखें चौड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति तो पूरी तरह छिपी हुई थी, लेकिन साफ है कि क्योस्के को पहले से सब पता था। वो सोचने लगता है, आखिर क्योस्के को कैसे पता चला। तभी क्योस्के उसकी सोच को जुबानी दोहरा देता है। अब योइची समझ जाता है कि ये लड़का सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि दूसरों के विचार भी पढ़ सकता है। योइची बाहर आता है और पूछता है, आखिर तू है क्या? क्योस्के जवाब नहीं देता, बल्कि व्यंग में कहता है, तुम इवाको के पसंदीदा चुने हुए हो, है ना? लेकिन इस पर गर्व मत करो। जिस तरह तुम नए बच्चों को लूटते और डराते हो, तुम भी अपने गुरु जैसे ही कायर हो। योइची चौंक जाता है। ये बात तो कोई नहीं जानता था, लेकिन क्योस्के को सब कुछ पता है। फिर वो नीचे उतरकर सीधा योइची के सामने आता है। तुम्हें दूसरों का शिकार करना बहुत पसंद है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असल में शिकार होना कैसा लगता है। योइची गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हमला करता है, पर क्योस्के उसका वार बड़ी आसानी से चकमा देता है। पलटवार में वो एक विशाल आग का गोला छोड़ता है। योइची अपनी तलवार से आग को काट देता है और दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो जाती है। जल्द ही योइची को एहसास होता है कि क्योस्के न केवल कई प्रकार की मैजिक एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि बिजली, बर्फ और आग को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। लड़ाई में जब क्योस्के उस पर हावी हो जाता है, तो योइची अपने असली इरादे बताता है कि वो इवाको को पछाड़कर खुद पेंटाग्राम सेंट बनना चाहता है, ताकि उसे अनंत शक्ति, धन और औरतें मिल सकें। क्योस्के उसकी महत्वाकांक्षा सुनकर हंस देता है, तुम्हारा सपना तो मजाक से भी घटिया है। ये सुनकर योइची का गुस्सा भड़क उठता है और पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन क्योस्के उसका वार बड़ी आसानी से चकमा देता है। लेकिन क्योस्के अपनी तलवार के एक वार से उसे पीछे ढकेल देता है, यहां तक कि योइची की तलवार भी टूट जाती है। अब योइची जमीन पर गिरा पड़ा है और क्योस्के उसके पास आता है, उसके चेहरे पर हाथ रखता है और कहता है, अब नाचो। वो वॉइड मैजिक इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट हिप्नोसिस डालता है, एक ऐसा जादू जिससे वो योइची की आत्मा को तोड़कर पूरी तरह कंट्रोल में ले सकता है। कुछ सेकंड्स बाद योइची एक ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह क्योस्के के अधीन है। क्योस्के उसे आदेश देता है कि वो क्लास का मिशन पूरा करे और बाकी निर्देश बाद में देगा। फिर मुस्कुराते हुए चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात केरेन से होती है, जो चिंतित थी कि वो अचानक गायब क्यों हो गया। क्योस्के मुस्कुराकर कहता है कि वो बस योइची से बात करने गया था, हम अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे। और फिर कहता है, उसकी सलाह इतनी बढ़िया थी कि मेरा एक सपना तो पहले ही पूरा हो गया। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन असल में अब योइची पूरी तरह क्योस्के का कठपुतली बन चुका है। बाद में योइची फिर से इवाको के पास रिपोर्ट देने आता है। वो बताता है कि जिसने नोविस हंटर्स पर हमला किया वो एक यूनिक एट्रीब्यूट वाला छात्र है, क्योस्के, जो फर्स्ट ईयर का है और वॉइड एट्रीब्यूट रखता है। योइची झूठ बोलकर कहता है कि वो क्योस्के को टॉर्चर लोकेशन पर कैद किए हुए है और उससे पूछताछ कर रहा है। ये सुनकर इवाको खुद उत्साहित होता है और पूछता है कि मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक से उसका क्या मतलब है। योइची कहता है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे और समय चाहिए। फिर वो मुस्कुराकर पूछता है कि आप खुद इस छात्र की पूछताछ में हिस्सा लेना चाहेंगे। इवाको हंसते हुए सहमति देता है,
काफी समय हो गया किसी को सजा दिए हुए। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और सामने से एक महिला की व्यंग भरी आवाज आती है। वो कहती है, कल की नीलामी में हमारी कंपनी के मटेरियल खरीदने के लिए शुक्रिया। इवा को झुंझला जाता है और कहता है, ड्रामा बंद करो। फोन पर मौजूद महिला पेंटाग्राम सेंट्स में से एक हैं और लेले कंपनी की सीईओ लेले इरबाकी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, शांत हो जाओ इवाको, आखिर हम दोनों पार्टनर हैं, सरकार की सब्सिडी तो हम दोनों ही बांटते हैं। इवाको उसे टालना चाहता है, कहता है कि वो अभी व्यस्त है, लेकिन जब वो क्योस्के और वॉइड एट्रीब्यूट का जिक्र करता है तो उसकी रुचि बढ़ जाती है। वो कहती है, वॉइड एट्रीब्यूट वो तो बेकार माना जाता है। बताओ इवाको, एक नाकाम बच्चे से तुम आखिर क्या करने वाले हो? लैले रुकी फोन पर कहती है कि वॉइड एट्रीब्यूट जैसी बेकार चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इवाकू थोड़ा रुककर कहता है, सही कह रही हो, लेकिन भूलो मत, ये फिर भी एक यूनिक एट्रीब्यूट है, कुछ भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर लैले समझ जाती है कि प्रिंसिपल अब भी कोइचलो मिसाडो और उसकी टाइम एट्रीब्यूट मैजिक को याद कर रहा है। बस वही नाम सुनते ही इवाको का गुस्सा फट पड़ता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि लैले को मोबाइल अपने कान से दूर करना पड़ता है। मिसाडो का नाम सुनकर उसका पागलपन पहले जैसा ही लौट आता है, लेकिन वो इवाको को दोष भी नहीं दे सकती। आखिरकार जब मिसाडो ने टाइम एट्रीब्यूट जागृत की थी, उस दिन से दुनिया के सभी एडवेंचरर्स के बीच की शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल गया था। लैले ने अपनी बात पूरी कर ली थी। वो कहती है, ठीक है, मैं बाद में संपर्क करूंगी, और कॉल काट देती है। कॉल कटते ही इवाको गुस्से में रिसीवर को टेबल पर पटक देता है। उसे न तो लैले से बात करना पसंद है और न ही अपने पुराने लीडर का नाम सुनना। सिर्फ उस नाम की याद ने उसकी अंदर की आग फिर से भड़का दी है। अब उसे किसी पर यह सारा गुस्सा निकालना था। वो जंगल के बीच बने एक पुराने गोदाम की ओर बढ़ता है, जहां वो और योइची मिलकर अपने टॉर्चर सत्र करते हैं। चलते हुए वो सोच रहा होता है कि इस बार छात्र को किस तरह से सजा दी जाए। दिमाग में वो हर तरह की यातना सोचता जाता है। मिसाडो पर तो वो कभी हाथ नहीं उठा सका, तो अब उसकी सारी नफरत और गुस्सा कियोस्के पर निकलेगा। वो भारी दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा है और हैरानी की बात ये कि न कियोस्के वहां है न योइची। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से योइची तलवार लेकर सीधा चेहरे पर वार करता है। इवाको पीछे देखे बिना ही 2 उंगलियों से तलवार पकड़ लेता है। उसकी आवाज ठंडी पर डरावनी, मेरे सामने वार करने की कोशिश करना मूर्खता है ये। वो अपने हाथ में ऊर्जा भरता है और जादुई जंजीरों से योइची को हवा में उल्टा लटका देता है। फिर एक लात मारता है। योइची जमीन पर गिरता है और दर्द से करहा उठता है। इवाको तिरस्कार भरी नजर से कहता है, लगता है तुम भूल गए कि हम दोनों के बीच कितनी शक्ति का फर्क है। वो अब योइची को सबक सिखाने ही वाला होता है कि पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। अब भी पहले जितने ही बेवकूफ हो इवाको। इवाको पीछे मुड़ता है। अंधेरे से कियोस्के शांति से बाहर आता है। कियोस्के हंसते हुए कहता है, तुम्हारी फितरत अब भी वही है, कमजोरों को कुचलना और ताकतवरों के आगे झुकना। बस ये सुनकर इवाको का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाता है, अपना स्टूडेंट नंबर बताओ, अभी और इसी वक्त तुम्हें निष्कासित कर दूंगा। कियोस्के हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतने साल बीत गए फिर भी पहचान नहीं पाए। अब वक्त है हमारे बीच एक सच्ची बातचीत का। इवाको अब भी सोच रहा है कि ये लड़का आखिर है कौन। वो जमीन पर पैर मारते हुए जादू तैयार करता है। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। वो अर्थ एट्रीब्यूट से एक विशाल पत्थर की मुट्ठी बनाता है और उसे सीधा कियोस्के की ओर छोड़ देता है। मुट्ठी इतनी तेजी से आती है कि कोई भी छात्र उससे बच नहीं सकता था। कियोस्के शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे परवाह न हो। वो वार सीधा लगता है। पूरा गोदाम हिल जाता है। धूल और मलबा हर तरफ उड़ने लगता है। इवाको जोर जोर से हंसता है। देखा, यही होता है नतीजा मेरे खिलाफ खड़े होने का। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है कि उसके मलबे से बिल्कुल सही सलामत निकलता है। वो कहता है, मैं तो बस बात करने आया था, हिंसा नहीं। इवाको की आंखें फैल जाती हैं। एक छात्र ने उसकी एडवांस्ड मैजिक को झेल लिया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब इवाको हैरान नहीं, गुस्से में है। वो चिल्लाता है, तुम आखिर हो कौन? कियोस्के मुस्कुराता है, इतना सब होने के बाद भी नहीं पहचाना? इवाको झुंझलाकर कहता है, बस नाम बताओ अपना। कियोस्के उसकी आंखों में देखता है, क्या वाकई तुम मुझे भूल गए? उसी लहजे उसी अंदाज में बोलते हुए इवाको को अचानक झटका लगता है। वो पीछे हटने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं, ये तो
ये तो मिसाडो की तरह बोल रहा है। वो अपने आप से बड़बड़ाता है। नहीं, मिसाडो मर चुका है। हमने खुद उसे उस पोर्टल में बंद किया था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। ये सब डरामा है। ये छात्र बस उसका नाटक कर रहा है। शायद हाल ही में मिसाडो पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। लेकिन कियोस्के बस शांत खड़ा रहता है। वो धीरे से कहता है, हाँ, तुमने मुझे बंद किया था। तुम्ही ने मुझे अंधकार की गहराइयों में ढकेला था। इवाको का दिल जोर जोर से धड़कता है। उसे अब यकीन हो चुका है, उसके सामने खड़ा ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कोइचिरो मिसाडो ही है। नहीं, ये कैसे संभव है? वो कांपते हुए कहता है। कि उसके मुस्कुराता है। 20 साल का अंधकार और अब वापसी। इवाको जमीन पर गिर जाता है। उसके गले से बस एक टूटती हुई आवाज निकलती है, क्या सच में तुम वही मिसाडो हो? कि उसके कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुस्कुराता है। वो मुस्कुराहट जो 20 साल पहले उसका डर का कारण थी। इवाको खुद को संभालते हुए फिर से जादू तैयार करता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मिसाडो मर चुका है। वो हवा और धरती की शक्ति को एक साथ बुलाता है। पूरा गोदाम कांप उठता है। हवा में पत्थर और रेत घूमने लगते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। 20 साल लगे हैं मुझे ये तकनीक सीखने में। अब देखो असली शक्ति कैसी होती है। वो हाथ ऊपर उठाता है। हवा और धरती का संगम एक तूफान में बदल जाता है। मर जाओ मिसाडो। वो सारा जादू एक साथ छोड़ देता है। हवा की धाराएं और पत्थर के गोले कियोस्के की तरफ बरसने लगते हैं। पूरा गोदाम एक विस्फोट में डूब जाता है। धूल छटती है। इवाको जोर से सांसें भरता है। हाँ, खत्म हो गया। ये इवाको का अब तक का सबसे शक्तिशाली जादू था और साफ दिख रहा था कि इसे चलाने में उसकी सारी ऊर्जा लग गई थी। धूल धीरे धीरे बैठने लगी और मलबे के बीच कहीं भी कि उसके का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस बार इवाको जीत गया है। कि उसके कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि शायद वो इवाको के जादू से खत्म हो गया। इवाको जोर जोर से हंसने लगा, गर से चिल्लाते हुए, हा, आखिरकार मैंने अपने दम पर महान मिसादो कुचीरो को गिरा ही दिया। वो हवा में झूमते हुए उस मरे हुए आदमी का मजाक उड़ाने लगा। क्या सच में तू सोचता था कि 20 साल बाद भी मैं वही डरपोक आदमी रहूंगा जो गोल्डन सीकर्स के समय था? तेरा टाइम एट्रीब्यूट अब पुराना हो गया है मिसादो। अब मैं हूं पेंटागन सेंट्स में सबसे ताकतवर। वो अपनी पुरानी यादों में हंसने लगा। पहले जब गोल्डन सीकर्स दुनिया को बचाने के लिए लड़ते थे तो मैं बस पीछे छिपकर लूट उठाने वाला बना रहता था। लेकिन वो 20 साल पहले की बात थी। अब मैं वही नहीं रहा। इवाको अब पूरी तरह पागलपन में चिल्लाने लगा। 20 साल में ताकत बढ़ती ही है, ये तो स्वाभाविक है। और अब मैं हूं सबसे ऊपर। बाकी सेंट्स को अब अपनी औकात दिखाऊंगा। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज उसके पीछे से आई। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? इवाको धीरे धीरे पलटा और धूल के बीच से कियोस्के शांत भाव से बाहर आता है, बिना एक खरोच के, बस अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए। इवाको की आंखें फैल जाती हैं। असंभव। कियोस्के हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतने सालों बाद लगता है तुमने वाकई ताकत बढ़ाई है। यही तो एक हीरो से उम्मीद की जाती है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अब मेरी बारी है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है। इवाको को अब असली अंतर समझ में आता है। वो जिस आदमी से लड़ रहा है वो इंसान नहीं, एक राक्षस है। फिर भी वो पीछे नहीं हट सकता। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। अब हार मानना नामुमकिन है। वो फिर से हमला करता है। एक और अर्थ फेस्ट कियोस्के पर फेंकता है, लेकिन कियोस्के हिलता तक नहीं। धरती का विशाल हाथ उस पर गिरता है और फिर पलक झपकते ही पानी में घुलकर गायब हो जाता है। कियोस्के शांत खड़ा है, जबकि इवाको लगातार अपनी सारी ताकत बर्बाद करता जा रहा है। उसके हमले अब बस एक निराश आदमी की चीखें बन चुके हैं। कियोस्के बस इंतजार करता है कि वो खुद थक जाए। आखिरकार कियोस्के ने तंग आकर एक साफ वार किया। एक झटके में सारी जादुई ऊर्जा हवा में उड़ गई। फिर उसने हवा का एक तेज झोंका छोड़ा, जिससे इवाको पीछे फेंका गया और एक पेड़ से टकरा गया। इवाको गिर पड़ा कि उसके आग से जलती हुई मुट्ठी लेकर उसकी ओर बढ़ा। अब ये लड़ाई खत्म होने वाली थी। इवाको कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। रुको, कृपया मुझे माफ कर दो। कियोस्के ने अपना मुक्का रोक लिया। वो देख रहा था कि सामने वाला आदमी अब डर के मारे कांप रहा है। इवाको रोने लगा। मुझे माफ कर दो कुचीरो, 20 साल पहले जो हुआ मुझे अफसोस है। लेकिन कियोस्के के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वो बस बोला, चुप रहो। वो जानता था कि ये वही चाल है जो उन्होंने 20 साल पहले उस पर चली थी। वो अब दोबारा उस धोखे में नहीं फंसने वाला था। इवाको फिर गिड़गिड़ाया, हम दोस्त थे, क्या तुम्हें याद नहीं? कियोस्के की आंखें अब ठंडी थीं। तुम्हारा अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं। अब मैं सिर्फ बदले का राक्षस हूं।
फिर उसने बिना झिझक के अपनी आंख से जलती हुई मुट्ठी इवाको के चेहरे पर दे मारी। उसके बाद लगातार कई शक्तिशाली वार किए। हर वार में इवाको का शरीर हवा में उछलता रहा। आखिर में जब इवाको लगभग बेहोश हो गया तो कियोस्की ने आखिरी पंच मारा, एक इतनी ताकतवर चोट कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। फिर भी कियोस्की ने उसे मारा नहीं, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ सवाल थे। कुछ देर बाद इवाको की आंखें खुलीं तो वो देखा कि कियोस्की उसके ऊपर खड़ा है। वो चीखने लगा, नहीं, मत मारो मुझे। कियोस्की शांत स्वर में बोला, शांत रहो, अभी नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। उसने इवाको की जेब से उसका फोन निकाला। मुझे बताओ, तुम्हारी और लिवाकी की बात क्या हुई थी? इवाको डर के मारे कांप उठा। वो 3 दिन में जापान आ रही है, बस अपनी यात्रा के बारे में बात करनी थी। कियोस्की मुस्कुराया, 3 दिन में मेरा अगला निशाना खुद मेरे पास आ जाएगा। उसने फोन वापस फेंका और बोला, अब से तुम उसे सामान्य तरीके से पेश आओगे, और अगर तुमने मेरी पहचान का जिक्र किया तो तुम्हारा दिल जलकर फट जाएगा। इवाको के चेहरे पर खौफ जम गया। उसे लगा जैसे सच में उसके दिल पर कोई जादू लगा हो। असल में कियोस्की ने कोई ऐसा जादू किया ही नहीं था, वो बस उसे डराना चाहता था ताकि वो खुद के डर में जिए। 3 दिन बाद एक आम सी फ्लाइट जापान की ओर उड़ रही थी। उस फ्लाइट में बैठी थी लिले रिवाकी, खिड़की से बाहर देखते हुए बोर सी लग रही थी। अचानक एक एयर होस्टेस ने माइक पर घोषणा शुरू की, हम जल्द ही जापान पहुंचने वाले हैं। लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले ही वो चीख पड़ी, क्योंकि कुछ हथियारबंद लोग फ्लाइट हाईजैक कर चुके थे। उनमें से एक ने सब पर बंदूक तान दी। सब नीचे लेट जाओ। लिले बिना झिझके खड़ी हो गई, धीरे धीरे पीछे की ओर गई और पलक झपकते ही एक हमलावर को कॉलर से पकड़कर जमीन पर दे मारा। दूसरा, जो एयर होस्टेस को बंधक बनाए हुए था, लिले ने बिजली जैसी गति से उसके चेहरे पर एक तेज पाम स्ट्राइक मारा और वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में सारे अपराधी गिर चुके थे और सभी यात्री अविश्वास से देखते रह गए कि उनकी रक्षक कोई और नहीं, लिले रिवाकी थी। फ्लाइट बिना किसी और समस्या के उतर गई और कानून विभाग ने अपराधियों को पकड़ लिया। एयरपोर्ट का मालिक खुद आया और लिले को धन्यवाद दिया। आपकी वजह से आज बहुत से लोगों की जान बच गई। लिले बस मुस्कुराईं, सौभाग्य से मैं उसी फ्लाइट में थी। दृश्य एयरपोर्ट फ्लाइट घटना के बाद। उस घटना की वजह से एयरलाइन की बदनामी होने से बच गई, लेकिन लिली रिवाकी के लिए असली दिलचस्पी किसी और चीज में थी। उसे पता चला कि हाईजैकर्स जिस बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे वो एक स्पेशल गन थी जो डिटेक्टर में पकड़ी ही नहीं जाती। हाल ही में कई ग्रुप ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे जो डंजन के अंदर से मिले मटेरियल से बने थे। इसीलिए लिली ने ठान लिया कि अब वो अपने स्टाफ को उसी तरह के खास सेल्फ डिफेंस गियर से लैस करेगी। वो एयरपोर्ट ओनर के कंधे पर हाथ रखती है और धीमे स्वर में कहती है, मुझे वही गियर चाहिए जो तुम्हारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस्तेमाल करती है। वो आदमी तुरंत झुक जाता है और कहता है, जी मैडम, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। फिर जब वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और आसपास कोई सुनने वाला नहीं होता तो लिली फोन निकालती है और कॉल करती है, उन्हें छोड़ दो। फोन के दूसरी ओर मौजूद लोग चौंक जाते हैं। असल में वही हाईजैकर्स लिली रिवाकी ने खुद भेजे थे। उसने ही इस पूरी घटना को प्लान किया था ताकि वो खुद को हीरो बनाकर उभरे और एयरपोर्ट ओनर का भरोसा जीत ले। अब वो डील पक्की हो चुकी थी और उसके साथ उसे पब्लिसिटी भी मिल गई। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो दर्जनों फैंस उसका इंतजार कर रहे थे, हीरो लैरॉक्सी कहते हुए। वो मुस्कुराती है, हाथ हिलाती है, मानो सच में कोई उद्धारक हो। दृश्य टोकुगो एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी। लिली सीधी इवाको के ऑफिस पहुंचती है। वो उसी वॉइड एट्रीब्यूट स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहती है जिसका जिक्र इवाको ने फोन पर किया था। वो पूछती है, तो उस छात्र की जांच में कोई प्रगति हुई? इवाको हकलाने लगा, नहीं मैडम, वो तो बस एक झूठी अफवाह थी। उसके चेहरे पर पट्टियां और चोटें थीं, पर लिली ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधी मुद्दे पर आ गई। अब जब पुष्टि हो गई कि वो छात्र बेकार है तो अब हम अपने असली विषय पर आते हैं। उसने अपनी कॉफी कप टेबल पर रखी और बोली, हमारी कंपनी ने एक नया ड्रग तैयार किया है। हमें एक नया टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। मैं चाहती हूं कि इस एकेडमी के छात्रों में से ही किसी को चुना जाए। दूसरी ओर कियोस्की का घर। कियोस्की ईयरपीस के जरिए पूरी बातचीत सुन रहा था। हर शब्द उसे घृणा से भर देता है। वो मन ही मन कहता है, अगली जो बदले की रात देखेगी वो होगी ले रोह की। वो टीवी ऑन करता है। समाचार में ले रुहाकी की चर्चा थी, महान हीरो जिसने फ्लाइट हाईजैक से सैकड़ों लोगों को बचाया। कियोस्की ने खबर पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वो सब बस झूठा दिखावा था।
वो जानता था 20 साल पहले वही महिला भी उसके गद्दारों में से एक थी। उसने अपनी खोज में पाया था कि लेली रुआकी डंजन के मटेरियल से बने हथियार बनाकर बेचती है। ऊपर से वो हीरो बनती है, पर असल में लोगों का शोषण करती है। अब ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। वो बुदबुदाता है और एकेडमी की ओर निकल पड़ता है। दृश्य स्कूल हॉलीवे कि उसके सोच में डूबा चल रहा था कि बदला कैसे लिया जाए। लेरुआकी की एंट्री के बाद स्कूल की सुरक्षा बहुत सख्त हो गई थी, तो उसे सही मौका चाहिए था। तभी आसाही उससे टकराती है। ओ कियोस्के, तुम क्या पढ़ रही हो? वो मुस्कुराकर बताती हैं, ले ली युवाकी पर लिखा ये आर्टिकल मुझे वो बहुत पसंद है। वो बातों बातों में बताती है, तुमने द ग्रेट स्नेक ऑफ चोंगसान के बारे में सुना है? वो लेरुआकी का बनाया हुआ एक क्लैन है जहां बहुत ताकतवर लोग हैं। शायद वही लोग काले सूट में उसके बॉडीगार्ड्स थे। कि उसके चुपचाप सुनता है और तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, अगर वो उस क्लैन में घुस सके तो लेरुआकी के करीब पहुंच सकता है। वो आसाही को धन्यवाद देता है, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, और वहां से चला जाता है। आसाही हैरान रह जाती है, अरे मैंने क्या कहा? दृश्य इवाको के ऑफिस में। इवाको फाइलें देख रहा था कि अचानक फोन बजा। वो डर गया। स्क्रीन पर नाम था कियोस्के। उसने कांपते हुए फोन उठाया। मुझे एक काम चाहिए। अगली बार जब लेरुआकी तुमसे संपर्क करे तो वैसा करना जैसा मैं कहता हूं। बस वो जी कहकर सिर झुका लेता है। दृश्य सीक्रेट लैब। सफेद कोट पहने कुछ लोग घूम रहे थे। बीच में एक छात्र घुटनों के बल जंजीरों में जकड़ा हुआ था, पीड़ा से कांप रहा था। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है लेली रुआकी। वो युवंग से पूछती है, कैसा लग रहा है मेरे छोटे से प्रयोग? छात्र चीखता है, कृपया इन्हें ये इंजेक्शन देना बंद करो, मैं मर जाऊंगा। लेली ठंडी मुस्कान देती है और उसे लात मार देती है। चुप रहो, अगर ड्रग सफल हुआ तो तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। अब बस चूहे की तरह प्रयोग झेलते रहो। वो उंगलियां चटकाती है। दो वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं और छात्र की बाहों में एक और इंजेक्शन ठोक देते हैं। वो तड़पने लगता है। ओ ओ उसका शरीर कांपता है, मुंह से झाग निकलता है और फिर अचानक सन्नाटा। इस बार दवा ने उसकी बोलने की शक्ति छीन ली थी। लेली सिर हिलाती है और कहती है, अगर जादू में थोड़ी भी क्षमता नहीं होगी तो दवा बेअसर हो जाती है। हमें और डेटा चाहिए, और उसके लिए और सब्जेक्ट्स। वो इबाको को कॉल करती हैं। याद है हमने टेस्ट सब्जेक्ट्स की बात की थी, अब मुझे कुछ नए छात्रों की जरूरत है। इबाको जवाब देता है, तो एक सिलेक्शन इवेंट करवा देते हैं एकेडमी में, जिससे बिना शक उठाए हम सीधे प्रतिभाशाली छात्रों को चुन सकें। लेली मुस्कुराती है, बहुत बढ़िया विचार। कॉल खत्म होते ही इवाको लंबी सांस लेता है। काम पूरा हुआ, अब बारी है कियोस्के की। दृश्य अगले दिन स्कूल ग्राउंड। लेरुआकी का गार्ड माइक लेकर घोषणा करता है, द ग्रेट स्नेक ऑफ चोंगसान नए रिक्रूट्स के लिए सिलेक्शन एग्जाम रख रहा है। छात्र उत्साह से भर उठते हैं, हमें इन क्लैन में शामिल होना है। कियोस्के बस हल्की मुस्कान देता है। अब रास्ता खुल गया। सैकड़ों छात्र मैदान में एकत्रित हैं। रुआकी का गार्ड नियम समझा रहा है। कियोस्के ठान लेता है, इस बार मुझे सबका ध्यान खींचना है, खासकर योंग शिनयू का। दृश्य परीक्षा शुरू। पहला टेस्ट मैजिक पावर टेस्ट। एक चमकता हुआ ऑर्ब रखा गया था जो किसी की जादुई शक्ति को मापता था। छात्र बारी बारी से हाथ रखते गए। ज्यादातर को औसत ग्रेड मिले। फिर बारी आई कियोस्के की। एग्जामिनर ने तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेवल 30 वॉइड यूजर, बेकार। पर जैसे ही कियोस्के ने हाथ रखा, ऑर्ब धमाके से चमक उठा। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। एग्जामिनर अविश्वास से बोला, एस ग्रेड। फिर अगला टेस्ट था मैजिक स्किल्स टेस्ट। कियोस्के ने जमीन से मिट्टी उठाई, अर्थ मैजिक। फिर पानी की बॉल बनाई, वाटर मैजिक। फिर आग, फायर। फिर बिजली, लाइटनिंग। फिर हवा, एयर। और फिर सभी तत्वों को एक साथ संतुलित रख दिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी ने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। वो थी वॉइड एट्रीब्यूट की ट्रू ताकत। आसाही दौड़कर आई, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर उसने अपनी भारी में लाइट मैजिक से सूखे पौधों को फिर से जीवित कर दिया। लोग हंसने लगे, बस इतना ही। पर कियोस्के जानता था उसका लाइट एट्रीब्यूट उतना ही दुर्लभ है जितना उसका वॉइड एट्रीब्यूट। पर अफसोस एग्जामिनर उसे कमजोर समझकर अनदेखा कर देते हैं। यांग शिन्यू चुपचाप उसकी फाइल में उसका नाम लिखता है, उपयोगी टेस्ट सब्जेक्ट। दृश्य अंतिम दौर। अब थी एक के बाद एक ड्यूल फाइट। छात्रों को ग्रेट स्नेक लैंड के सदस्यों से भिड़ना था। जीत हार मायने नहीं रखती थी, साहस और कौशल पर मूल्यांकन होना था।
कियोस्क का मुकाबला एक खतरनाक दिखने वाले योद्धा से था। वो मुस्कुराया। चलो सीखते हैं कुछ। दूसरा तुरंत अर्थ मैजिक से हमला करता है। जमीन से कई चट्टानें उछलती हैं, पर कियोस्क हवा के जादू से सबको रोक देता है और एक ही वार में वापस उछाल देता है। एग्जामिनर की आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या? फिर वो मुड़ता है और देखता है कि कियोस्क उसके पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन पर बर्फ का नुकीला भाला रखे हुए। विजेता घोषित किया जाता है, कियोस्क कुइचिरो। यांग शिन्यू स्तब्ध रह जाता है। ये लड़का आखिर है कौन? दृश्य उसी शाम। यांग फोन मिलाता है। मैडम लेरुआ की एक दिलचस्प छात्र मिला है, वॉइड एट्रीब्यूट रखता है और परीक्षा में सबसे आगे निकला है। लेली के होंठ पर शातिर मुस्कान आई। वॉइड एट्रीब्यूट, तो वही लड़का जिसे इवाको ढूंढ रहा था। वो खिड़की से बाहर देखती है। लगता है इस बार हमें एक बहुत दिलचस्प खिलौना मिल गया।